Next we have as on 10th, paid Sudhir by check as rupee 5,000. You are paying money to Sudhir and the payment is made by check. So in the credit side right here by Sudhir, the check is withdrawn from the bank. It is of rupee 5,000. The payment is made by check. Next is paid for traveling expenses. Now as on 12, it is not mentioned कि they are paid in cash or by check. So you just assume अगर कुछ भी mention नहीं है तो वो transaction cash में होगी, चाहे वो receipt हो या फिर payment हो. So here you are paying the traveling expenses by cash as on 12th. Right here by traveling expense. Just because of this मेरा पैसा जाएगा. So I am writing this in the credit side, withdrawn from the cash column as rupee 1200. Next we have cash purchases. If you purchase the goods तो obviously आपका पैसा जाएगा. Right here by purchase account, the amount is 8,000. The next we have cash deposited into bank. Now remember this will be a contra entry because the cash and bank both columns are affected by this. Yesterday I told you in the video कि how we have to pass out the contra entry. Here cash deposited into bank, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है बाई रुपी 10,000 और कैश कम हो रहा है. तो इन द डेबिट साइड इट विल बी रिकॉर्डेड इन बोथ द साइड्स बिकॉज द टू कॉलम्स आर अफेक्टेड विद दिस. व्हेन यू डिपॉजिट योर मनी इन द बैंक तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, तो बैंक में आपका 10,000 रुपीज़ इंक्रीज होगा. बट यू हैव टू राइट हेयर टू कैश अकाउंट बिकॉज जिसका अकाउंट होता है उसमें उसका नाम नहीं आता एंड इट इज़ कंपल्सरी टू डिनोट दिस एंट्री बाय सी. एंड सेकेंड अफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इज़ कि अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो आपका कैश कम होगा बाय रुपी 10,000, रिड्यूस होगा तो क्रेडिट में कैश के कॉलम से कम होगा. बट यू हैव टू राइट हेयर बाय बैंक अकाउंट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि वंस अगेन व्हेन यू डिपॉजिट द मनी इन द बैंक योर बैंक बैलेंस इंक्रीज बाय 10 एंड कैश डिक्रीज बाय 10. सो बैंक बैलेंस इंक्रीज करेंगे डेबिट में बाय राइटिंग टू कैश और कैश को रिड्यूस करेंगे बाय राइटिंग इन द क्रेडिट बाय बैंक अकाउंट. Next we have as on 20th cash sales. You sold goods on cash basis, so it is simple to sales account as rupees 6,800. Next is purchase machinery and payment made by check on the same date. Sorry, the amount is 15,100 for this, not 6,800. The next is you purchase machinery and payment made by cash. सेम डेट पर मैं मशीनरी परचेज कर रही हूँ और चेक कैश में उसकी पेमेंट कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरा कैश बैलेंस रिड्यूस होगा बाय रुपी 6,800. नेक्स्ट इज पेड वेजेस फॉर द इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी. उस मशीनरी को इंस्टॉल करने पर मुझे उस पर वेजेस स्पेंड करनी पड़ रही हैं एज ऑन 21. सो दिस इज़ अगेन माई एक्सपेंस. यू आर पेइंग रुपी 400 ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस मशीनरी एज ऑन 21. सो राइट हेयर बाय मशीनरी अकाउंट rupee 400 because you are paying this by cash. The next is withdrawn from bank for office use. Now this is again the contra entry कि आप बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं ऑफिस यूज़ के लिए. तो एज ऑन 22 बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं तो अब आपके पास कैश इंक्रीज होगा बाय रुपी 7,500. सो कैश विल इंक्रीज इन द डेबिट साइड एंड यू हैव टू राइट हेयर टू बैंक अकाउंट. दिस इज़ द कॉन्ट्रा एंट्री. और अगर आप बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं तो आपका बैंक बैलेंस कम होगा. सो विड्रॉन फ्रॉम द बैंक बाय राइटिंग कैश अकाउंट एज रुपी 7,500. प्लीज़ रिमेंबर कॉन्ट्रा एंट्री उस सिचुएशन में होती है जब कैश और बैंक दोनों अकाउंट अफेक्टेड होते हैं आपकी जर्नल एंट्री से. द नेक्स्ट इज एज ऑन 23rd रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिट इट इनटू बैंक. आपने 23rd को एक चेक रिसीव किया अनिल से और सेम डेट पर आपने उस चेक को अनिल के चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया. सो राइट हेयर टू अनिल and deposit the amount in the bank column. The next is Anil check returned by bank dishonored. अनिल का चेक डिसऑनर हो गया एज ऑन 27. तो जो चेक मुझे अनिल से मिला था वो अब मेरे लिए यूजलेस है बिकॉज ही इज़ नॉट हैविंग इनफ अमाउंट ऑफ मनी इन हिज बैंक अकाउंट. सो आई एम राइटिंग हियर बाय अनिल और बैंक में से ही उसको वापस निकाल देंगे बिकॉज मेरा बैंक बैलेंस फिर से कम हो जाएगा इफ़ आई एम पेइंग द अगेन सेम अमाउंट टू दैट पर्सन. नेक्स्ट इज परचेज द कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक. You are purchasing a computer and the payment is made by check. Right here by computer account. The payment is made by check, so check is withdrawn from the bank column. Next is you paid charity. Charity is my expense. So in the credit side, right here by charity, it is of rupee 120.
The last is paid into bank. Paid into bank is again deposited into bank as 12,000 as on 31st. You need to deposit the bank balance increase. So write here to cash account and increase the bank balance as rupee 12,000. This is again the contra entry. And in the credit right here by bank account, you are depositing your cash, so obviously आपका cash reduce हो जाएगा by rupee 12,000. So this is about the journal, all the transaction. Now look at in your book, you have to do the balancing now. What you have to do, total the columns in the debit as well as in the credit side. आपने कैश कॉलम का पहले टोटल किया, इट इज़ 42,300. फिर बैंक कॉलम का टोटल किया, इट इज़ 45,000. अब क्रेडिट साइड में आपने कैश कॉलम का टोटल किया, इट इज़ 38,520 एंड द बैंक कॉलम टोटल इज़ 32,700. These are debit side, all the receipts, and the payments are in the credit side. So you have to do the balancing now. तो फर्स्टली कैश विद द कैश के डेबिट को कैश के क्रेडिट से और बैंक के डेबिट को बैंक के क्रेडिट से मैच आउट करेंगे. द डेबिट ऑफ कैश इज 42,300 एंड द क्रेडिट इज 38,520. तो ऑब्वियसली द क्रेडिट साइड इज लेस हियर, so you will write down by balance carry down the difference of these two 3780. Once again in the bank column, the total of debit is 45,000 and the credit is 32,700. The credit is again less here. The difference between these two columns of bank is 12,300. So by writing by balance carry down, close the accounts by double line. It is not necessary to draw down this in the next month. ये जनवरी की 31 जनवरी को हमने 31st को क्लोज़ किया है. इसी कैरी डाउन को हम अपोजिट साइड में नेक्स्ट मंथ में ब्रॉड डाउन भी करते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी. इट्स योर चॉइस. इफ़ यू वांट टू ब्रॉड डाउन यू कैन, बट अगर आप नहीं करना चाहते तो आप कैरी डाउन पर भी क्वेश्चन को क्लोज कर सकते हैं. दिस इज़ द करेक्ट थिंग. सो दिस इज़ अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 6. Look at illustration number 7. Again we have to prepare the cash book with cash and bank column. In this we have first, as on 1st of Jan, cash in hand and bank overdraft. This word bank overdraft is different here. I hope आप लोगों को शायद याद आ जाए कि बैंक ओवरड्राफ्ट नाम की टर्म हमने BST में की थी. वन टर्म इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स कि आई हैव ए बैंक अकाउंट, बट एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी जितना मेरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट है, अगर मुझे उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है तो बैंक मुझे फैसिलिटी देता है ओवरड्राफ्ट करने की. दिस इज़ द बैंक ओवरड्राफ्ट. सो दिस इज़ अ क्रेडिट बैलेंस विच आई हैव टू डिपॉजिट इन टू बैंक लेटर ऑन, या यू कैन से आफ्टर सम टाइम. So this bank overdraft is my liability. As I said, all the assets are always having debit balance and this is liability, so it will be the credit balance. So how you have to write, as on 1st of January, write to balance brought down for cash 70,000. For the bank, in the credit side you have to write as on 1st of January by balance brought down in the credit side column of bank as rupee 50,000. This is the credit balance of bank. Next we have the second, sold goods for cash. So as on 4th you write here to sales account for cash, so you will receive the cash of rupee 40,000. Next is cash deposited into bank. You deposit into bank. This is a contra entry as on 5th. You are depositing into bank, so write here to cash account, C for contra, and deposit the amount in the bank as 80. And in the credit side here, write here by bank account, because this entry will affect the cash and bank both the columns, and amount is withdrawn from the cash column as 80. Next is purchase goods from Meena. Now you purchase goods, तो आपका कैश जाएगा. Write here by purchase account, cash is withdrawn as rupee 30,000. This 6th January transaction is not to be recorded in the cash book because this is purchase goods from Meena. Only Meena is mentioned here. It means this is on credit basis. So we will not record this transaction in the cash book. This will be recorded in your journal proper. So you just have to write purchase to Meena as rupee 30,000. Next is as on 7th, check issued to Meena in full settlement. यहाँ पर अब हमने मीना को उसके परचेज के बदले में चेक इशू किया 28,800 रुपीज़ का. फुल सेटलमेंट है तो ऑब्वियसली आपका डिस्काउंट है. सो एज ऑन 7th यू जस्ट राइट हेयर बाय मीना द चेक इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक. सो फ्रॉम द बैंक कॉलम राइट हेयर 28,800. नाउ आपने मीना को अब चेक इशू किया है लेस अमाउंट पर, तो आपको ये डिस्काउंट रिसीव हुआ. सो इन द जर्नल प्रॉपर पास आउट द एंट्री फॉर द डिस्काउंट रिसीव्ड.
look at in your book. Definitely I don't know where is the solution, so they will not pass out the journal entry, so we will pass out the journal entry for the discount. When we are issuing check, the journal entry, the bank is in the credit side, so the journal entry is Meena debit to bank to discount received. So चेक की पेमेंट तो हमने कैश बुक में शो कर दी. फॉर द डिस्काउंट रिसीव्ड यू विल राइट मीना डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड एज ₹1200. The next is as on 8th of January, withdrawn from bank for personal use. Personal use is known as drawings. So you write here, by drawings account, the personal use is from the bank. So withdrawn from the bank column as 5,000. Next we have sold goods to Ajay and received check from him. It is here कि that you sold goods to Ajay. आपने एक चेक रिसीव किया, बट इट इज़ नॉट मेंशन कि आपने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट किया या नहीं किया. सो वी नीड टू जस्ट राइट डाउन दिस इन द जर्नल प्रॉपर. चेक इन हैंड डेबिट टू Ajay, because you just received a check, it is not deposited. As on the date is as on 12th of January. This is the entry, check in hand to Ajay, because ये mention नहीं है कि check आपने deposit कर दिया, so we assume this is in the hand only. The next is as on 17th, check received from Ajay deposited into bank. Now as on 17th you deposit the check in the bank. So as on 17, right here to check in hand. जो अजय का चेक था 25,000 रुपीज़ का, अब हमने 17 तारीख को बैंक में डिपॉजिट किया एज 25,000. नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस. बैंक चार्ज सम अमाउंट ऑफ चार्जेस फॉर देयर ट्रांजेक्शन, जो फैसिलिटी बैंक हमें देता है. सो बैंक चार्जेस इज़ माई एक्सपेंस एंड दे आर ऑलवेज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक कॉलम. नेक्स्ट वी हैव इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक. अब ऑब्वियसली बैंक ने हमें इंटरेस्ट भी हमसे चार्ज किया, तो इंटरेस्ट अगर बैंक ने हमसे चार्ज किया तो ये भी मेरा एक्सपेंस है. इंटरेस्ट अकाउंट, जो बैंक ने मुझे कैश और विड्रॉ करने की फैसिलिटी दे रखी है, उसके लिए वो मुझसे 2500 का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है. दिस इज़ ऑलवेज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक कॉलम. नेक्स्ट वी हैव रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश एज ₹28,000. एज ऑन 23rd you received cash from Ramesh, to write here to Ramesh. Cash is 23,000 in the, it is 28,000 in the cash column. Next we have paid Sunita life insurance premium by check. Life insurance is my personal, so it is my drawings. So as on 28th, write here by drawings account, and the payment is made by check, and check is withdrawn from the bank. The last is deposited into bank, the entire balance after retaining ₹5,000 cash in business. They said कि बैलेंसिंग करने के बाद जितना भी आपका कैश बचता है उसमें से 5,000 कैश में रखकर बाकी सारा बैंक में डिपॉजिट करना है. ये कैसे होगा? लेट्स सॉर्ट आउट द बैलेंसेस फर्स्ट. ये ट्रांजेक्शन आपकी बैलेंसिंग करने के बाद होगी. सो यू हैव टू टोटल इट. इट इज़ 1,48,000 एंड दिस इज़ 1,05,000. इट इज़ 80,000 और ये आपका अप्रॉक्सी बनेगा. So this is 1,18,000. So we have both sides. Debit side of cash book is 148 and credit side is 80. The debit of bank is 105 and the credit is 1,18,000. So they said after retaining ₹5,000 in cash, the entire amount, the extra amount is to be deposited into bank. What is the extra amount of cash we have? देखिए आपके पास डेबिट में कैश हमारे पास है 148 और पेमेंट्स हमने की 80,000 की. तो इसकी मैंने रफली बैलेंसिंग की कि मेरे पास बैलेंस बचा है कैश का 68,000 एंड सेम भी है मेरे पास बैंक में बैलेंस है 3,200. दे सेड इस 68,000 के कैश में से आपको सिर्फ 5,000 अपने पास कैश रखना है. बाकी जितना भी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कितना है 68 में से, अगर मैं 5,000 का कैश अपने पास रखूँगी सो एक्स्ट्रा इज 63,000. This we have to deposit into bank. So for this you will pass out the journal entry, a contra entry right here to cash account. The contra entry, you have to deposit 63,000 in the bank, and here as on 38 you will write here by bank and withdrawn from the cash as ₹63,000. So अब दोबारा से अगर आप बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पर आपका बैलेंस कैरी डाउन कैश का बचेगा सिर्फ और सिर्फ, टोटल इट वंस अगेन,
The total is now 1,43 and 101,800, and this is 148. So we have the balance carry down of cash as rupee 5,000 now, क्योंकि 148 इधर है 143 इधर है, तो 5,000 का डिफरेंस है. एंड फॉर द बैंक कॉलम वी हैव नाउ 66,200 द बैलेंसिंग फिगर इन द बैंक कॉलम, बिकॉज दिस इज़ मोर हेयर अगेन. ये आपका हो जाएगा 168. तो यहाँ 168 है, वहाँ यहाँ पर 1,18,000 है. 66,200 इज़ द बैलेंसिंग फिगर. दिस इज़ अबाउट द लास्ट ट्रांजेक्शन. लिसन वंस अगेन. मेरे पास बैलेंसिंग फिगर थी कैश की 68,000 और बैंक की थी 32. दे सेड आफ्टर रिटेनिंग 5,000 इन कैश द एक्स्ट्रा अमाउंट इज 63,000 यू हैव टू डिपॉजिट इन टू बैंक. For that you have to pass out the contra entry by writing to cash, and amount is deposited into bank, and here by bank amount is withdrawn from the cash. So that's all about this illustration. Now you have to sort out up to exercise question number 7. The next thing we will do in the next video. Thank you and take care.